हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईटीसी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी जो है मेरे बच्चों 6th क्लास है और 6th क्लास में जो है हम लोग देख रहे थे हमारे अतीत। ठीक है, चलिए बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो चैप्टर हम पढ़ रहे थे आरंभिक नगर। तो कल जब हम चैप्टर को अपना लास्ट किए थे तो इस लास्ट चैप्टर के अंतर्गत जो था मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इस शिल्प कला को बहुत अच्छे से आपका देख रहे थे और इसी की बात कर रहे थे। तो कल हमने इनको पढ़ लिया था, आज थोड़ा सा इसे आगे पढ़ेंगे और चैप्टर को हम लास्ट कर देंगे। ठीक, चलिए, सेम वही क्रम है, कच्चे माल की खोज में। अब अगर कोई बच्चा किसी स्कूल से खड़ा होकर चैप्टर को पढ़ना चाहता है तो कोई भी बच्चा या बच्ची क्लास में आप लोग अपना माइक लेकर लाइव जुड़कर आप चैप्टर को पढ़ सकते हैं। जिस तरह से अभी हम लोग जिस क्रम में चल रहे हैं उसी क्रम में आगे अपनी पाठ्य पुस्तक को हम रखेंगे। चलिए, एक बार साथ में आप लोग बच्चों जो चैप्टर पढ़ाया गया है अभी जितना पिछला, आप उसको रिवीजन करिए। उस रिवीजन में कोई क्वेरी बच जाती है, कोई डाउट आपका बच जाता है, आप उसको भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ना ही है, लेकिन अगर कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, वो भी आपका डाउट में बना हुआ है, उसे भी पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जीआईसी कोट कंडारा, माइक लें बच्चे आप। जीआईसी कोट कंडारा, बहुत खूब। झगड़ा मत करिए, सबको मौका दूंगा एक एक करके। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? सर हरेंद्र विष्ट। आइंदर विष्ट। चलो विष्ट जी, शुरू करते हैं कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादक करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं में अश्मेक प्राकृतिक रूप से इनमें फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास का कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वही मिलती थी लेकिन तैयार किया जाता था। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। ध्यान दें, आराम आराम से पढ़ें, आराम आराम से, क्योंकि आवाज जो है पूरी अच्छे से साफ नहीं आती, इसलिए आराम धीरे से पढ़ें। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, लेकिन धीरे से पढ़ें। यस सर। चलिए, पढ़ना प्रारंभ कीजिए। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते हैं। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबा का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे का साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। चीजों नगरों में रहने वाले के लिए भोजन, लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाली शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो
नहीं बच पाए हैं, क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बने जाते थे। लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते हैं। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते हैं, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों का चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। बस गुजरात अब में हड़प्पा रुको अभी मैं इसको आपको समझा देता हूँ, फिर अगला नंबर जो बच्चा आपके साथ अभी माइक पे बात करना चाह रहा था, अगला नंबर उसका है। माइक ऑफ कर लें और मैं इसे समझा दूं। जब मैं आपका नाम लूंगा स्कूल का, आप दोबारा खड़ा होंगे पढ़ने की, दूसरा बच्चा, ठीक है ना? अब माइक को ऑफ कर लीजिए, माइक अभी ऑन है आपका। चलिए ध्यान दे सामने, देखिए बात कर रहे हैं कच्चे माल की खोज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रॉ मटेरियल किसको कहते हैं, कच्चा माल किसको कहते हैं। अब देखिए कपास है, हम कपास को कच्चा माल कह सकते हैं। ध्यान दे सामने, जीआईसी कोट कंडारा, जो बच्चा आगे बढ़े ध्यान दे बच्चों। देखिए क्या होता है रॉ मटेरियल। मान लीजिए तो आपकी कपास है, कपास से हम धागा बनाते हैं और धागे से हम क्या बनाते हैं, अपना कपड़ा बनाते हैं। यानी कि जिस वस्तु को हम फिल्टर करके कोई और चीज बनाते हैं, हम उसको रॉ मटेरियल कहते हैं। जैसे आपका कपास हो गया, आपका गन्ना हो गया। गन्ने से देखिए, गन्ने का आपका रस पिलाई कर हम उससे चीनी बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं और उसी से मिश्री बनाते हैं और उसी से आपका सीरा बनता है। ठीक, ध्यान दें, कच्चा माल किसे कहते हैं, जो हमको प्राकृतिक रूप में मिलता है। किसान उपजाते हैं, पशुपालक उपजाते होंगे, हम उनको कहते हैं। जैसे लकड़ी वगैरह ये सब कच्चे धातु के तौर पर आती हैं। क्लियर है? या तो इनको किसान तौर कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया गया था आपका कपास का, कि कपास क्या है, कच्चे माल हम कपास को कह सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि कपास क्या है। ठीक, अब देखिए आपने कपास लिया, कपास की आपने कटाई बुनाई करी और कटाई बुनाई करने के बाद फाइनल रूप में आपको क्या मिला, आपको कपड़ा मिला। अब कह रहे हड़प्पा में लोगों को कई चीजें मिली हैं, लेकिन जैसे तांबा हुआ, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर। ये जो आपका किसान है ये नहीं उपजाते थे, इन्हें दूर देशों से मंगाना पड़ता था। शायद हड़प्पा के लोगों के पास ये नहीं था, कहीं और से मंगाते होंगे। कहां से मंगाते थे? आयात करने का मतलब होता है आपका चीजों को मंगवाना। ठीक, हड़प्पा के लोग संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। अगर उन्हें तांबा चाहिए था तो तांबा कहां से मंगाते थे? राजस्थान से मंगाते थे, अगर उनको तांबा चाहिए। ठीक, क्योंकि कालीबंगा बिल्कुल बगल में है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, मान लीजिए पश्चिमी एशियाई एक देश है ओमान, खाड़ी देश है ओमान। अगर आप मध्य एशिया को देखोगे, वहां पे गल्फ कंट्री जो है, वहां पे ओमान आपको दिखाई देगा। ठीक है, जीआईसी कोट कंडारे की जो बच्ची आगे पीछे बात कर रही, सामने देखें। कल मैंने इतना समझा था एक बच्चे को, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हो। मैंने कल भी ये बात कही थी, जिन्हें नहीं पढ़ना मत पढ़िए, लेकिन जो बच्चे कम से कम बैठकर दूसरे पढ़ रहे हैं, आप उन्हें पढ़ने दें। 1000 बार कहने के बाद आपको समझ नहीं आता, आपकी कोई क्वेरी आप मुझसे पूछिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है और आपको नहीं पढ़ना, मत पढ़िए, आप साइड में बैठ जाइए। अब क्लास को डिस्टर्ब ना करें। आपके चक्कर में बहुत सारे बच्चे स्कूल के देख रहे होते हैं। बड़े हो रहे हो आप लोग, छोटे बच्चे नहीं रहे अब। विद्यार्थी का पहला गुण होता है अनुशासन।
आप अनुसार नहीं रहते, 10 बच्चों का नुकसान करते, अपने स्कूल का आपका नाम खराब करते हैं। अच्छे से बैठिए कम से कम। तो देखिए मध्य एशिया देश में कहां पड़ेगा? ओमान पड़ेगा। और कहते थे कि तांबे का जो आयात है वो वहां से भी होता था, यानी कि राजस्थान से भी मंगाते थे। और ओमान में क्या है, आपका तांबा बहुत अच्छी मात्रा में होता है। आप देखेंगे ओमान, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ये सारे ऐसे खाड़ी देश हैं जहां पर आपका खनिज धातु और आपका तेल बहुत बड़ी मात्रा में निकलता है। चाहे आपका पेट्रोल हो, चाहे आपका डीजल हो, चाहे मिट्टी का तेल हो, चाहे गैस हो, ये सब कहां निकलते हैं? इन क्षेत्रों में बड़ी अच्छी मात्रा में निकलते हैं। अब देखिए, अगर आपको कांसा बनाना है, आपने अभी नाम सुना था कांसा तांबा, अगर आपको कांसा बनाना है तो कांसा यूं ही हम पे सिंपल नहीं मिल जाता। कांसा जो है दो धातुओं को एक साथ मिक्स करने से बनता है। अगर आपको कांसा बनाना है तो ध्यान दीजिए, आपको कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ आपको टीन मिलाना पड़ेगा। यानी कि कांसा और तांबे को मिलाकर, यानी कि अगर आपको कांसा बनाना है तो आपका तांबा और टिन मिलाओगे तो आपका क्या बन जाएगा? कांसा बन जाएगा। यानी कि तांबे और टिन के मिक्सचर को क्या करते हैं हम लोग, दोनों को एक निश्चित क्वांटिटी में आपका फिक्स करते हैं 60-40 के रेशो में, तो हमको क्या मिल जाता है? कांसा बन जाता है। ठीक। और कह रहे हैं कि अगर आपको टीन चाहिए थी, टिन, तो टिन क्या थी? आपका जो था उस समय टिन हम कहां से मंगाते थे? आधुनिक ईरान से मंगाते थे। ईरान को देखिए, ओमान के पास पड़ोस का ही गल्फ कंट्री का देश है ईरान, और ईरान और भारत से ऊपर लगा हुआ है, बहुत छोटा सा अपनी सीमा बनाता है अफगानिस्तान, पीओके वाला पार्ट से अफगानिस्तान। तो हमको टीन मंगाने के लिए उस समय में, कब? आज से 4700 साल पहले जब हड़प्पा सभ्यता थी, तो उस सभ्यता में जो धातु बन रही थी उसमें जो आपका कांसा बन रहा था, तो कांसा बनने के लिए तांबे और टिन की जरूरत थी। तो उसमें टिन कहां से मंगा रहे थे हम? ईरान और अफगानिस्तान से मंगा रहे थे। और अगर हमको सोना चाहिए था तो सोने के लिए हम आधुनिक आपका कर्नाटक में गोल्ड की माइनिंग होती है भारत में, वहां से मंगा रहे हैं। अगर हमको बहुमूल्य आपके पत्थर चाहिए, पत्थर जानते हो आप, अंगूठियों में नग पहनते हैं, नीलम, पन्ना, मोती, डायमंड, क्लियर हुआ, मूंगा, ओपरा, न जाने ऐसे कितने सारे पत्थर पहनते हैं हम लोग, क्लियर है? तो ये कहां से आते थे? गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से इन चीजों को मंगाया जाता था। कहां से मंगाते थे? गुजरात से, ईरान से, अफगानिस्तान से इनको मंगाते थे। तो समझ आया कि आज पत्थरों का प्रयोग कैसे होता है? आप देखिए, जो आपके डिजाइनर, जो आपकी साड़ियां होती हैं, या फिर जो राजस्थान और गुजरात का जो पार्ट है, कुछ मध्य प्रदेश में, वहां जो कपड़े बनते हैं जो उनके मेन ट्रेडिशनल है, उनमें आज भी पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के जो आपके नग हैं, पत्थर, उनको आपका सजाया जाता है। आप उनको देखिए गौर से, क्लियर है? तो उस समय भी इस तरह का प्रयोग होता होगा, तो ही इन चीजों को मंगा रहे हैं। अब देखिए, आप एक खेलने का आपका खिलौना मिला है, इसको गौर करके देखिए। जैसे हम बचपन में बैलगाड़ी बनाते थे, ये उस समय भी थी, ध्यान दें इसको, ठीक। और इसी तरह एक ये वाली इमेज है, इसको देखिए। आपको इस समझना चाहिए, इतनी छोटी क्लास में इतनी बड़ी बड़ी चीजें आपको पढ़ने को, सीखने को मिल रही हैं। यकीन मानिए, जब आप लोग अपना ग्रेजुएशन करेंगे, ये चीजें फिर पढ़ेंगे, आप तैयारी करेंगे किसी विषय की, कंपटीशन की, ये सब मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं, आज अगर आप अच्छे से पढ़ ले जाएंगे तो कल आपको इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि समझ अगर एक बार विकसित हो जाए, ठीक है, अगर हम चीजों को समझ लें तो समझी हुई चीज हम कभी भूलते नहीं है। आप कोई गाना सुनते हैं, आप कोई पिक्चर देखते हैं, आप कहीं का न्यूज दृश्य देखते हैं, आप किसी शादी ब्याह में जाते हैं, पूरी मेमोरी, पूरे जीवन आपको याद रहती है। लेकिन पढ़ाई हुई चीजें याद नहीं रहती। जानते हो क्यों? क्योंकि हम उनको समझना ही नहीं चाहते। अगर आप उनको जोड़ोगे, उनको समझोगे, तो आप भूलने वाले नहीं हो, आप आपस में कोरिलेट करोगे। चलिए, देख लिया, इस तरह के बहुत सारी आकृतियां हमको मिली। अब इसका आगे बढ़े तो समझ आएगा, नगर में रहने वालों के लिए भोजन। जो लोग शहर में रह रहे थे, आखिरकार उनका खाने पीने की व्यवस्था क्या थी? अभी जैसे पढ़ा बच्चे ने कि लोग नगर के साथ साथ गांव में भी रह रहे थे, अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे,
किसान चारों के लिए, शहरों में रहने वाले लोग, लेखक दस्तकार के लिए खाने का सामान देते थे। अब जो व्यक्ति शहर में रह रहा है, जो लेखक है, किसी का नौकरी कर रहा है, शासक प्रशासक है, वो थोड़ी खेती करेगा, उसके लिए किसान करते थे, किसान उनको भिजवाते थे। आज भी देखिए बड़ा बहुत ही प्रासंगिक है, जो शहर में लोग रहते हैं कहाँ कृषि करते हैं, ये जॉब करते हैं, कुछ पैसा पे करते हैं, कुछ पैसे से ही अपने गेहूं चावल दाल आटा वगैरह खरीदते हैं। आज भी ऐसा ही है कि नहीं है? ठीक है, ध्यान दें। अब देखिए, अब खाने के रूप में क्या प्रयोग कर रहे थे हड़प्पा के लोग? गेहूं जो आपका था, दालें थी, मटर, धना, तिल, सरसों, ये सारी चीजें वहां फसल के रूप में उगाई जाती थी। आगे देखिए, जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। क्या था? हल बना हुआ था, उसका प्रयोग करते थे। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बचे हैं, कह रहे हड़प्पा में जो हल मिले हैं वो तो आपके नहीं बचे हैं। ठीक, और आप देखिए एक खिलौना मिला है हल के जैसा, हल के आकार का, ये देखिए, ये खिलौना है, ये देखिए हल के आकार का। बचपन में खेलते थे ना इस तरह से। अब देखिए, इसी क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोग कुछ ना कुछ तरीका अपनाते थे। कह रहे जिन क्षेत्रों में रेनफॉल कम थी, वर्षा कम होती थी, वो सिंचाई के लिए कुछ ना कुछ अपनी टेक्निक लगाते थे, अपना तरीका, और वो वहां तक पानी पहुंचाने में सफल रहते थे, सिंचाई करते थे, सिंचाई करते थे, और जरूरत पड़ने पर आपका फसल की सिंचाई भी की जाती थी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये सब पालते थे। बस्तियों के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां के लोग तालाब, बंदरगाह में सूखने पर अपने मवेशियों के झुंड में पानी की तलाश में क्या थे, दूर दूर जाते थे। आपने देखा होगा गांव के पास पड़ोस में पहले आपको तालाब मिलते थे। ठीक है, हिली एरिया में मेरे को पता नहीं है, लेकिन हाँ जो आपके प्लेन वाले क्षेत्र में वहां मिलते हैं। गांव में एक तालाब होता है, बेसिकली उस तालाब को इसलिए बना जाता है ताकि गांव का जो आपका वाटर लेवल है वो आपका मेंटेन रहे, या जब सूखे का टाइम आए तो जानवरों को पानी पिलाने के लिए वो आपका पर्याप्त हो जाए। ठीक, इसलिए रखते थे। देख लिया आपने। चलिए अब देखिए, खाने में वो क्या करते थे, बेर जैसे जो फल हैं उनको भी इकट्ठा करते थे, हिरण का शिकार भी करते थे, जानवरों का। अब कोई और बच्चा खड़ा हो और चैप्टर को पढ़े। जैसी कोट कंडारा, कोई और दूसरा बच्चा माइक लें। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या बच्चे? मोहित बिष्ट। मोहित भी। चलो मोहित, शुरू करते हैं। तख्त के इलाके में खदी भागों में विभक्त थे। वही धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों में पत्थर में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवत लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। उपनदी के किनारे बांस लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कोई मुहरे और मुद्रा
मुद्राकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उसकी छाप मिले हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवत मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े अध बने मन के बनाने वाला उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिलते हैं। और सभ्यता के अंत का रहस्य लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेकिन मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान सब समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। चलिए बैठ जाइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको, क्योंकि ज्यादा तो बचा हुआ नहीं, मैं इसको समाप्त कर देता हूं। देखिए ध्यान दें। बेसिकली अब आप सबसे पहले यहां देखिए। सबसे पहले कहते हैं कि हम गुजरात का हड़प्पा कालीन जो नगर है उसका सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। सूक्ष्म मतलब बहुत बारीकी के साथ उसका अध्ययन करते हैं। हमने यहां अगर आप देखो खेदीर एक स्थान है, धोलावीरा नगर बसा हुआ है गुजरात में। ध्यान दें, धोलावीरा एक जगह है, वो आपका नगर बसा हुआ है। वहां अगर आप देखोगे तो वहां पानी का साफ बिल्कुल अच्छा पानी हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक, जमीन भी उपजाऊ थी, जैसा आपने पढ़ा। नगर 2 भागों में विभक्त था। धोलावीरा में 3। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो नगर मिला है वो 2 जगह है, लेकिन धोलावीरा का जो नगर है वो आपका 3 भागों में बटा हुआ है। ये गौर करके आपको ध्यान देना है। ऊंची दीवारें थी, प्रवेश के बड़े द्वार थे, नगर खुला था, मैदान में था, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित होता था। यहां तक कि कुछ अवशेष बड़े मिले हैं जो हड़प्पा सभ्यता के बड़े पक्षों पर जो खुदाई के तौर पर हमको दिखाई दी है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था और जड़े होने का एक अनोखा तरीका मिला है, और वो मोहर हमको मिट्टी में छपी हुई मिली, तो उनका निशान कुछ हमको मिल गए हैं। गुजरात की खंबाती खाड़ी से में गिरने वाली साबरमती नदी, अब ध्यान रखिए, गुजरात की खाड़ी है खंबात की खाड़ी। अगर आप देखोगे उसमें एक नदी गिरती है, साबरमती नदी, गुजरात में बहती है बेसिकली,
और साबरमती नदी की सहायक नदी के किनारे हुआ आपका बसा हुआ था लोथल। लोथल कहां हुआ? गुजरात में, जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चे माल आसानी से मिल जाते थे। यानी कि जो भी आपके पत्थर थे कीमती, वो गुजरात में बहुत आसानी से आपका मिल जाते थे, जहां कीमती पत्थर मिलते थे। यह पत्थर शंखों धातु की चीजों बनाई गई का महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक बड़ा आपका भंडार गृह भी मिला है। इसमें कई मोहरे और मुद्रांकन यानी कि आपके लिखी हुई चीजें हमको मिली हैं। मोहरबंदी यानी कि जब गीली मिट्टी पर उसकी दबी हुई छाप को भी हमें मिला है। तो आप देख सकते हैं लोथल में इस तरह का साफ पानी का आपका व्यवस्था वाला हमको एक स्थान मिला है। अब आप देख रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, ये तो मिला है आपको लोथल में। अभी एक मैंने कल के लेक्चर में एक तालाब और दिखाया था जो सामूहिक बात के रूप में मैंने कहा था मोहनजोदड़ो में मिला है। तो ये और वो दोनों में कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर्स में? बताइए। देख लिया? आप दोनों को पन्ना पलट कर देखिए, आपको बेसिक अंतर दिखाई देगा। ये मैं आप पे छोड़ता हूं। ठीक, आप कह रहे हैं कि इमारतें मिली हैं, संभव है उनका प्रयोग मनके के लिए कर रहा होगा। पत्थरों के टुकड़े बने हैं, अधमग्ने हैं, बहुत सारे उपकरण जो है हमको देखने के लिए मिले हैं। अब कह रहे हैं कि इतनी बड़ी सभ्यता आखिर में अंत कैसे हो गई, और कह रहे हैं कि हमको लगभग 3900 साल पहले हमको एक बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला। क्या बदलाव था? उसमें कुछ कारण बता रहे हैं कि ऐसा कैसे रहा होगा कि लोग आपका पूरी हड़प्पा सभ्यता ही नष्ट होगी। तो लोग कह रहे हैं कि अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया, मोहर बाटों का प्रयोग बंद हो गया, दूर से जो कच्चा माल आ रहा था वो भी कम हो गया, जो आपकी सड़कें बनी हुई थी हड़प्पा मोहनजोदड़ो में उनमें कचरे बढ़ गए, जल निकासी का प्रबंधन सुविधा काफी खत्म हो गया, जो सड़क इतनी अच्छी थी उनपे झुग्गियां पड़ गई। ठीक, और कह रहे ये सब क्यों हुआ? कह रहे इसका कुछ भी पता नहीं है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं बच्चों, हड़प्पा सभ्यता कैसे नष्ट हुई, हड़प्पा सभ्यता कैसे नष्ट हुई, इसके विषय में कोई स्पष्ट जानकारी किसी भी पुरातात्विक विद या किसी के पास नहीं है। अजम्पशन यानी कि अनुमान के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि ये तरीके ऐसे होंगे। कौन सा अनुमान है? जैसे नदियां सूख गई थी, है ना, जंगलों का विनाश हो गया था, ईंट पकाने के लिए वापस ईंधन की जरूरत पड़ती थी, शायद इसलिए नष्ट हो गया। क्लियर है? मवेशियों के बड़े झुंड थे, उनके लिए चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। ठीक, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। अब कह रहे हैं ये चीज तो समझ आती है कि चलो बाढ़ आ गई थी, वो इलाका नष्ट हो गया, जहां जंगल के क्षेत्र थे वहां जानवर मर गए, खाने को नहीं बचा। लेकिन जिन क्षेत्र में बाढ़ थी नहीं वहां कैसे नष्ट हो गया, इसका तो कोई स्पष्ट जानकारी हमको मिलती ही नहीं। तो कह रहे हैं कि क्या है, कुछ इलाकों में बाढ़ आई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, क्योंकि बाढ़ और नदियों को सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ठीक, ऐसा लगता है कि शासकों को नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता था। आधुनिक पाकिस्तान और पंजाब और सिंध में जो बस्तियां थी उजड़ गई थी। कई पूर्व और दक्षिण इलाकों में नई नई छोटी बस्तियां आकर जो है बसने लग गई थी। तो उनसे 1400 साल के बाद नए शहर विकसित हुए। यानी कि पूरी हड़प्पा सभ्यता खत्म होने के बाद भी 1400 साल के बाद दोबारा नगर बसे। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और चैप्टर नंबर 8 के विषय में पढ़ोगे। क्लियर है? अब आपको सामने एक प्रश्न है, देखिए मोहर कुछ इस प्रकार की भी थी जो आपको मिट्टी पे छपी हुई मिली थी, ये इमेज है उसकी। तो एक बार आप पूरा देख लीजिए, चैप्टर बेसिकली समाप्त हो गया। कल हम नए चैप्टर के साथ इसमें जुड़ेंगे। क्लियर है? यस को करेंगे, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो एक बार बच्चों इस वाले तालाब को और जो हमने पीछे देखा था, दोनों को बेसिकली हम इसमें अंतर करेंगे। पहले इसको गौर से देखिए, फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे। देख लिया? चलिए अब जो कल मिला था उसको थोड़ा सा गौर करके देखते हैं। ये देखिए, आप अगर दोनों को गौर से देखोगे तो आपको डिफरेंसेस दिखाई देंगे। अब जो इनके अंतर को स्पष्ट कर लेगा वो जान पाएगा कि इनका भेद क्या है। चलिए देख लिया? अच्छा, दोनों के बीच बेसिक अंतर क्या है? चलिए
आप सभी बच्चे अपनी बुक में पीछे पन्ने, चलिए बहुत अच्छे, बताइए, चले माइक लेकर बताइए, बहुत बढ़िया। जीआईसी कोड कंडारा, जो बच्चा हाथ खड़ा कर रहा है, बहुत अच्छे, शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड गुड मॉर्निंग। क्या आफ्टरनून नाम है सर। आपका? वेरी गुड आफ्टरनून। सर उपेंद्र उपेंद्र कठेत। उपेंद्र कठैर। दोनों के बीच आपको क्या डिफरेंस दिखाई दिया? सर एक में पानी है और एक में पानी नहीं है। चलो ये तो बहुत बढ़िया है। दूसरा? सर सर इसके साइड में घर है और उसके साइड में घर नहीं है। बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और तीसरा अंतर? सर इसके दोनों साइड सीढ़ियां हैं और उसमें भी उसके बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, शाबाश। यानी कि आपका ध्यान पूरे क्लास में। और कुछ विशेषता? और कुछ नहीं। सोचिए सोचिए, आराम से सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसके इधर उधर से ईंटों की दीवार बन रखी है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे थैंक यू उम्मीद सर। लग गया आपको। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इसी तरह मेहनत से पढ़ते रहिए। देखो, ये रहा, बिल्कुल स्पष्ट अंतर है। अगर आप इनको देखोगे तो बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, उसका प्रयोग शायद सामूहिक स्नान के लिए और शायद इसको जल को स्टोर करने के लिए करते हैं, है ना? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। और जीआईसी सिमली, असेफ सिमली, ये दो बच्चे जो आगे आपका लड़सी रही थी, बच्चों में बार बार कहता हूं, आराम से बैठिए, क्लास अभी बची हुई है। मैं तो छोड़ के चला जाऊं, आप तभी जाओगे तो अच्छा लगेगा ना मेरे को भी कि मेरे बच्चे पढ़ रहे थे मेरे से। अब बताइए, टीचर पढ़ा रहा, आप सामने से निकल गए, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पढ़ाया नहीं इतनी मेहनत से, ना आपने कुछ पढ़ा। चलिए, सबको समझ आया? हाथ खड़ा कीजिए, कितने बच्चों को समझ आया? बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आप सभी का।